स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारत की जनता ने देश की बागडोर एक ऐसे अदम्य, प्रखर और ओजस्वी व्यक्तित्व के हाथों में सौंपी जो लगातार 17 वर्षों तक देश का कुशल और अद्वितीय नेतृत्व करता रहा। विश्व के इस विशालतम लोकतंत्र में उसकी लोकप्रियता का पारावार नहीं था। पंडित नेहरू के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। विस्मित होकर सारी दुनिया यही सोचती थी कि नेहरू के बाद ऐसा कौन है जो उनकी जगह ले सकेगा। और सचमुच नेहरू जी के देहावसान के बाद सारे संसार का ध्यान उनके भावी उत्तराधिकारी की ओर केंद्रित हो गया। उस समय जब सारा देश गहन वेदना के सागर में डूबा हुआ था, तब कुछ लोग उत्तराधिकारी के बारे में सचमुच चिंतित थे और कुछ अटकलें लगा रहे थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो हिंदुस्तान की इस हालत पर हंस रहे थे। उनका ख्याल था कि नेहरू के उत्तराधिकारी का प्रश्न शांति से हल नहीं हो सकेगा। और तब इस विकट परिस्थिति में अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाने के लिए मानो नियति ने ही तमिलनाडु के एक सीधे सरल इंसान को चुना। ये थे श्री कामराज। श्री लाल बहादुर शास्त्री को सर्वसम्मति से पंडित नेहरू का उत्तराधिकारी चुने जाने में श्री कामराज नाडार ने अपनी सूझबूझ और राजनीतिक कौशल का परिचय दिया। समस्त विश्व में भारतीय प्रजातंत्र की परिपक्वता का सिक्का जम गया और इसका एकमात्र श्रेय श्री कामराज को है। लेकिन उनकी जन्मस्थली तमिलनाडु तो उनकी इस विलक्षण योग्यता को वर्षों से जानती थी। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में एक तपता हुआ दिन, मंदिर का एक हाथी बेकाबू होकर अचानक भाग निकला। उसके महावत का कहीं पता न था। ऐसी कठिन परिस्थिति में अपने साहस के बल पर 14 वर्ष के एक किशोर ने उस पर नियंत्रण कर लिया। ये वीर लड़का था कामराज। श्री कामराज का जन्म 15 जुलाई 1903 में विरुद्धनगर के एक नारियल विक्रेता परिवार में हुआ था। उनके पिता थे कुमार स्वामी और माता शिवकामी। विरुद्धनगर एक इतनी पुरानी जगह थी जहां ऐसा लगता था मानो वक्त ठहर कर रह गया है। कामराज का जन्म मिट्टी के कच्चे मकान में हुआ था। इसी पैतृक मकान का पुनर्निर्माण कर अब इसे कामराज मेमोरियल बनाया गया है। श्री कामराज का परिवार एक बेहद पिछड़े हुए समुदाय का था। पहली बार पारिवारिक परंपरा तोड़कर बालक कामराज को स्कूल भेजा गया, लेकिन जब 12 वर्ष की उम्र में कामराज के पिता का निधन हो गया तो परिवार की कमजोर आर्थिक दशा के कारण वे 6वीं कक्षा से आगे पढ़ाई जारी न रख सके। कपड़े की एक दुकान में काम करते हुए कामराज ने अपने आप को स्वयं ही शिक्षित करने का एक चुनौतीपूर्ण रास्ता अपनाया। देश के स्वाधीनता संग्राम में उनकी रुचि बढ़ने लगी। हरिजनों के मंदिर प्रवेश का पहला बड़ा सत्याग्रह वैकुंठ मंदिर में छेड़ा गया। दलित और उपेक्षित हरिजनों के हाथ से हाथ मिलाकर बढ़ने वाले
साहसी स्वयंसेवकों में से एक थे किशोर कामराज। एक नई दिशा की ओर यह उनका पहला कदम था और फिर ये कदम लगातार आगे ही बढ़ता रहा, आगे ही बढ़ता रहा। कामराज के इन दो साथियों को आज भी याद है, खेलने कूदने की उस उम्र में मंदिर के तालाब के किनारे एक सूने से कोने में साथियों का जमघट रहता था और अपने तरुण नेता के इर्द गिर्द वो घंटों मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहते थे महात्मा गांधी की बातें और उस रोमांचक सपने की बातें जिसका नाम था आजादी। कामराज ने गांधीवादी विचारों को पूरी तरह अपना लिया। सन 1923 में कामराज ने शराब की दुकानें बंद करवाने के आंदोलन का नेतृत्व किया। उनकी मां ने कानून तोड़ने वाली इन प्रवृत्तियों से उनका ध्यान बटाने के लिए उन्हें शादी के बंधन में बांधने की कोशिश की, लेकिन कामराज जानते थे सुखी घर और गृहस्थी का सपना उनके लिए नहीं है और इसलिए कामराज ने तय कर लिया कि जिंदगी भर अकेले ही रहेंगे। जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह छेड़ा तो दक्षिण में सत्याग्रहियों का जत्था राजा जी के नेतृत्व में नमक कानून तोड़ने सागर तट की ओर बढ़ चला। गिरफ्तार होने वाले इन सत्याग्रहियों में एक थे श्री कामराज। जब 1932 में गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेसियों की रिहाई हुई तो उनके गांव में कामराज का जोरदार स्वागत किया गया। इन्हीं दिनों में कामराज ने बातचीत के अंदाज में भाषण देने का तरीका अपनाया। उनके भाषण देने का ये अंदाज जीवन भर कायम रहा। तमिलनाडु में कांग्रेस दो गुटों में बट गई थी। एक गुट के नेता थे राजा जी और दूसरे गुट के सत्यमूर्ति। कामराज सत्यमूर्ति से प्रभावित हुए और अंत तक उनके कट्टर अनुयायी बने रहे। सन 1937 में वे सत्तूर चुनाव क्षेत्र से विधानसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कामराज पर एक भारी जिम्मेदारी आ पड़ी। तब वे बंबई में थे जब पुलिस ने गोलीबारी की। अधिकांश वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। बापू से मतभेद के कारण राजा जी आंदोलन से अलग हो गए थे। कामराज के लिए पूरे राज्य का दौरा करना आवश्यक हो गया। छद्मवेश में उन्होंने जगह जगह घूमकर जनता को संघर्ष का संदेश दिया। वेल्लोर के भीड़ भरे स्टेशन पर भी वे खासतौर पर उन्हीं के लिए तैनात पुलिस दल के बीच से भी साफ साफ बचकर निकल गए। तमिलनाडु के दौरे के बाद वे अपनी मां से मिलने गए। साथ ही कामराज ने पुलिस को भी ये संदेश भेज दिया कि उनका काम पूरा हो चुका है और वो गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। दूसरे महायुद्ध की समाप्ति पर अन्य कांग्रेसियों के साथ कामराज भी रिहा हुए। स्वाधीनता के समय राजा जी जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राजनीतिज्ञ और अपने प्रमुख विरोधी राजा जी का सामना करते हुए कामराज तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करते रहे। सन 1954 में राजा जी के बाद जब मुख्यमंत्री पद के लिए नेता का प्रश्न उठा तो प्रधानमंत्री श्री नेहरू की सलाह पर स्वयं कामराज ने ये भार वहन किया। स्वस्थ प्रजातांत्रिक भावना का परिचय देते हुए कामराज ने इसी पद के लिए उनका मुकाबला करने वाले श्री सी सुब्रमण्यम को कैबिनेट में स्थान देकर पार्टी में एकता की भावना को बल दिया। सन 1955 में मद्रास के निकट संपन्न हुए कांग्रेस के आवड़ी अधिवेशन का श्रेय कामराज को जाता है। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित किया। इस अधिवेशन में यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो भी सम्मिलित हुए थे। कामराज इस अवसर पर अपने राजनीतिक गुरु सत्यमूर्ति का स्मरण करना न भूले। प्रधानमंत्री श्री नेहरू कामराज की संगठन कुशलता से बेहद प्रभावित हुए। श्री कामराज 9 वर्षों तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। इस दौर में तमिलनाडु में उद्योग, बिजली, शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में शानदार प्रगति की। आर्थिक अभाव के कारण अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ने के कटु अनुभव ने उन्हें हाई स्कूल तक मुफ्त शिक्षा की घोषणा के लिए प्रेरित किया। देश में इस प्रकार की योजना आरंभ करने में तमिलनाडु